पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पोल खुल गई और ये पोल खुली है तेल को लेकर। उन्होंने असल में आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे को भी, जैसे भारत को कच्चा तेल जो है रूस सस्ते दर पर दे रहा है, हमें भी रूस सस्ता तेल देगा। इमरान खान ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि जिस तरह से भारत के संबंध रूस के साथ हैं, हमारे भी उसी तरह से हैं और हम भी अब जो महंगाई हो रही है पाकिस्तान में, उससे निजात पाने के लिए संपर्क कर रहे हैं दुनिया के कई देशों से। तो आपको बता दें, जो तेल का आयात किया जाता है उसमें ज्यादातर तेल यूक्रेन से आता है और अरब कंट्रियों से हमारे भारत में 50% तेल आता है, क्योंकि रूस की दूरी ज्यादा है और समुद्री दूरी ज्यादा होने के कारण रूस से कभी भी हम कच्चा तेल नहीं लेते, क्योंकि उसमें जब किराया ऐड हो जाएगा तो वो तेल महंगा हमको पड़ने वाला है। यूक्रेन और अरब कंट्री से आया हुआ तेल, कच्चा तेल जब यहां आता है तो उसकी कीमत प्रति बैरल के हिसाब से जब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो 70 रुपए के आसपास हमें पिछले दिनों मिल रहा था। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ उसके बाद तेल की कीमत बढ़ी, क्योंकि यूक्रेन से जो तेल हमारे यहां आता था वो रुक गया और जिसके कारण तेल में रेटों में बढ़ोतरी हुई। इन सबको देखते हुए ये पूरे दुनिया के कई देशों पर इस युद्ध का असर हुआ, तो पाकिस्तान पर भी असर होना तय था। पाकिस्तान में लगातार कीमतें बढ़ी और आपको बता दूं, वो 200 रुपए के पार पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। इसी तरह हमने श्रीलंका का हाल देखा, वहां भी इसी तरह पेट्रोल की कीमतें जो हैं 300 से पार जा चुकी है। इसको लेकर हाहाकार मच रहा है, क्योंकि एक तो रेट इसलिए, लेकिन वहां सीमित संख्या में, सीमित मात्रा में तेल उपलब्ध है, लोगों को मिल भी नहीं रहा। श्रीलंका में तो यह हालत है। तो पाकिस्तान में जो कंगाली की तरफ पाकिस्तान चल रहा है, जब जनता विरुद्ध में हो गई कि भाई पेट्रोल का रेट 200 रुपए से ऊपर हो रहा है, टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, वहां आलू जो है 100 रुपए किलो बिक रहा है, महंगाई चरम पर है, तो आप कर क्या रहे हैं? इमरान खान सत्ता में आए थे तो वादा किया था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यहां महंगाई खत्म करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जब जनता देख रही है कि इनका शासनकाल जो चल रहा है उसमें काम तो कुछ हो नहीं रहा, इसलिए जनता विरोध में हो गई और जब विरोध में होने लगी तो सत्ता से भी उतार दिया। अब उनकी पोल खुल रही है। अब जो उनके साथ में सरकार में वित्त मंत्री रहे, उन्होंने ये बताया कि जिसको इमरान खान ये कह रहे थे कि हमारी रूस से बात हो चुकी है कच्चे तेल की, असल में ऐसा कोई सौदा, ऐसा कोई आश्वासन रूस ने कभी पाकिस्तान को दिया ही नहीं। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। और ये उन्होंने वित्त मंत्री जो है मित्तहा इस्माइल, उन्होंने ये पोल खोली है और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान केवल जनता की वाहवाही लूटने के लिए ये सब कर रहे थे और भारत के बराबरी में अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहां आपको यह भी समझना होगा कि हम लोग अभी 100 के आसपास जो रेट पहुंचा है पेट्रोल का, इसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग विरोध में उतर गए और ये कहते थे कि तेल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है। वो अगर अपने आसपास के देशों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण दुनिया के जो नाटो देश हैं उन पर कितना बुरा असर पड़ा है। सभी लोग इससे प्रभावित हैं। ऐसे में भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि भारत की जनता को, भारत देश पर इस युद्ध का असर कम से कम पड़े। तो जहां एक तरफ उन्होंने इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो देखने की कोशिश की और सब्स्टिट्यूट देखने के आधार पर उन्होंने जब ये देखा यूक्रेन से तेल नहीं आ रहा है तो कहां से लाया जाए, तो रूस से बात की और अमेरिका से बात की। अब रूस से जो बात की, क्योंकि रूस के पास जो कच्चा तेल आता है, वहां आपको यह बताएं कि उसके ऊपर भी दुनिया के देशों ने बंदिश लगा दी है और 90% तेल रूस को वो दे नहीं रहे हैं। उन्होंने बना कर दिया कि या तो युद्ध बंद करो नहीं तो हम प्रतिबंध लगाएंगे। प्रतिबंध लगने शुरू हुए हैं, लेकिन रूस ने भारत से इस स्थिति के अंदर भी जो वादा किया, जो समझौता किया, उसमें आप देखिए मोदी जी की विदेश नीति और कूटनीति, मैं इसको कहूंगा कि उसकी आप वो अगर देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये समझौता हुआ कि रूस के जो शिप भारत में तेल लेकर आएंगे
उसका वो किराया नहीं लेंगे। और तेल जब शिप में चलता है तो उसका इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस भी रूस देगा। यानी एक तरह से हमको सस्ते दाम पर तेल कच्चा मुहैया कराने का काम रूस इस मुसीबत के युद्ध के समय में भी कर रहा है, जबकि वो आमने सामने उसकी सेना यूक्रेन से युद्ध कर रही है। ये दो देशों की बाउंडिंग और ये दो देशों का मोदी जी और पुतिन की बॉन्डिंग, ये दो आप देखें किस तरह से काम कर रही है कि S-400 प्रणाली उन्होंने थोड़े दिन पहले ही दी थी, और ये S-400 प्रणाली जो रूस ने भारत को दी है वो चीन को भी दी है, लेकिन जैसा दो देशों का समझौते के तहत भी होता है, चीन को जो दी है वो भारत से कम रेंज की है। भारत को 600 किलोमीटर अधिक तक मार करने वाली और एक ही बार में 70 लक्ष्यों को भेदने वाला S-400 सिस्टम दिया है, वो चीन के पास नहीं है। यानी भारत से उन्होंने जो मित्रता है रूस ने पहले की तरह निभाई है, और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से मोदी जी ने संबंध, चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो जापान हो, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, इन सबके साथ बनाई है। ये जो बैलेंस है आप देखिए कि एक तरफ मोदी सरकार समझौता कर रही है अमेरिका से कि कच्चा तेल लाना है तो चलो भाई वहां से लेते हैं, जिन देशों से उनको मिल रहा है वहां से यहां ले आएंगे। इसी तरह रूस से कि उसमें किराया कम देना है, किराया देना नहीं है, इंश्योरेंस देना नहीं है, और वो हमको कच्चा तेल उस कीमत पर मिल जाए जो अभी तक अरब कंट्री से या यूक्रेन से हमको मिल रहा है। इसका फर्क ये रहेगा कि जो 100 का आंकड़ा पार पेट्रोल के रेट ने भारत में किया है और आगे नहीं बढ़ेगा। और ये युद्ध के कारण से जो रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, इसकी वजह से वो भारत से कुछ मदद चाहता है, तो भारत ऐसी स्थिति में आ जाए कि खाद्य सामग्री हो या कुछ सामान ऐसे हैं जो अब भारत में बन रहे हैं, भारत रूस को मदद कर रहा है। ये है तो भारत एक महाशक्ति बनकर के उभरा है। वहीं पाकिस्तान लगातार उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ाती जा रही है, कंगाली की तरफ जाता जा रहा है, और जिसके कारण से वहां प्रधानमंत्री इमरान खान हो या ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, वो फर्क पड़ना नहीं है। चीन ने पूरी तरह अपना शिकंजा कस दिया। अब वहां हालत यह है कि चीन भी जो फंडिंग कर रहा था अभी तक आतंकवाद को बढ़ावा देकर, वो भारत को परेशान करना चाहता था, उस चीन की हालत भी आज ऐसी हो गई है कि वो और फंडिंग नहीं कर सकता। चीन अपने आप में गिर गया है, क्योंकि वहां जिस तरह के हालात हैं बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आती, क्योंकि वहां मीडिया नहीं है, वहां आम आदमी को कोई खबरें लीक करने का अधिकार नहीं है, वहां के कानून ऐसे हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो तो यही है कि चीन की भी अब हालत ऐसी हो रही है, वहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोरोना के काल से जिस तरह से वहां चीजें बढ़ी, उसके बाद वहां हालात बिगड़े, और आज के समय में भी वहां बेरोजगारी लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। ये झटका सबसे ज्यादा अगर कोई दे रहा है चीन को तो वो भारत है। हमने देखा मोदी जी ने आह्वान किया लोकल फॉर वोकल, जब ये बात हुई तो भारत के लोगों ने यहां अपने उद्योग धंधे खड़े करने शुरू किए। चीन के बहुत सारे उद्योग भारत में शिफ्ट हुए, और उसमें आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो सैमसंग कंपनी लग गई। तो ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं ये भी शिफ्ट हो रहे हैं, और इसके कारण से चीन को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, झटके पे झटके लग रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने जितनी जो अपनी उद्योग नीति बनाई है उसमें तय किया कि भारत के उद्योगों को खड़ा करना है, लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, और लोकल लोगों को, छोटे मोटे उद्योग करने वालों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए उनको आर्थिक पैकेज देना पड़े तो देंगे। योगी सरकार ने जितने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाया है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इस ओडीओपी को ये प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूपी में लॉन्च किया गया। इसके कारण आज आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अकेला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है। इसका असर आप समझते हैं कि पूरे भारत में अब लोग यूपी को देखकर अपने यहां भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और अगले आप देखेंगे, ये जो अगला 1 साल के अंदर ही आप देखना इसका असर क्या होगा, कि जो भारत के लोकल प्रोडक्ट हैं, गांव के, छोटे कस्बे के रहने वाले लोग उसको जब आगे बढ़ाएंगे तो हम चीन से क्यों खरीदेंगे। मुझे कोई थैला खरीदना है, वो थैला सूती का बनता है, सूत से बनता है, धागे सिलाई
गांव में हो सकता है। पीपीई किट चाहिए थी, मास्क चाहिए थे, चीन से मैं क्यों लूंगा? चीन से जब शुरू में पीपीई किट आई, वो 1500 रुपए की कीमत उसने लगाई थी। भारत के अंदर वो 100 रुपए में बनकर तैयार हो गई। कहां 1500, कहां 100 रुपए में बनकर तैयार हो गई। गांव की महिलाओं को रोजगार मिला। तो आपदा में अवसर, ये मोदी सरकार से कोई सीखे, मोदी जी से सीखे। और इसके कारण ये भी आपदा में अवसर ही है कि जो पाकिस्तान की हालत आज हुई है, वो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा। बस उसको ये लगता है कि भारत में डिस्टरबेंस पैदा करके वो शायद कश्मीर को हड़प ले जाएगा, लेकिन उसका सपना चकनाचूर किया मोदी जी ने धारा 370 हटाकर। अब जिस तरह की आर्थिक स्थिति वहां हो रही है, तो जहां भी पाकिस्तान हाथ फैलाने की कोशिश करता है, भारत वहां जाकर के अपनी कूटनीति, विदेश नीति के कारण वो उसके हाथ खाली रहें ऐसी कोशिश करता है। जिसका एक उदाहरण ये रूस का समझौता है, जिसको लेकर के इमरान खान वाहवाही बटोर रहे थे कि जैसा भारत से सस्ते तेल का समझौता हुआ वैसा मैंने भी किया, लेकिन रूस ने पाकिस्तान के इन इरादों को नस्तानाबूद कर दिया। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के कई देश वो मोदी की तरफ देखते हैं और मोदी जी जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं और उस पर एक्शन भी होता है। मोदी जी दुनिया के सभी देशों को लगभग ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि पाकिस्तान और चीन, ये दोनों दुनिया के लिए खतरनाक हैं। इनकी मदद करना आतंकवाद को मदद करना है, इनकी मदद करना विस्तारवादी नीति को मदद करना है, इनकी मदद करना कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाने की दुनिया में ये एक कोशिश है। इसलिए इनकी मदद ना की जाए। और इसी के चलते आप देखेंगे अमेरिका का रुख बदला है कि वो इन दोनों देशों से दूरी बनाने लगा है। और इसी तरह अमेरिका ने को आपने देखा पाकिस्तान से दूरी बन गई है। और कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देश एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मोदी जी की बात आज सुनी जाती है, भारत की बात आज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। पाकिस्तान को और चीन को काफी हद तक अलग थलग करने में मोदी जी सफल हुए हैं। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे वो पाकिस्तान टूटकर बिखर जाएगा, जैसा इमरान खान ने भी कहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये उन्होंने झूठ नहीं बोला था, कम से कम ये एक सच है। और जो ये भारत के विदेश नीति और कूटनीति के परिणाम का कारण, ये भारत की कूटनीति और विदेश नीति के कारण पाकिस्तान का हाल बन गया है। निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि जो हमारा पीओके पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ था वो भी हम लेने की स्थिति में अब आ चुके होंगे। वंदे मातरम।